तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी। ये अभी 16 तारीख को अपना एसएससी का पेपर दे के आए हैं। और मैं बता दूं कि ये इन्होंने पिछले साल भी अपना अटेम्प्ट दिया था। इनका पहले अटेम्प्ट था वो, और उसी पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने मेंस भी दिया था। हालांकि कुछ कारणों की वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार भी इन्होंने पेपर दिया है और इनका पेपर काफी अच्छा हुआ है। तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना है, ताकि जो ये स्ट्रेटेजी बताएंगे, जो ये अपने प्लान्स बताएंगे कि कैसे इन्होंने क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया, क्या क्या किया, तो वो आपको देखना चाहिए और कुछ सीख मिलेगी आपको, ताकि आप लोग जो पेपर आपके आने वाले हैं उसमें आप लोग अच्छा कर पाएँ। ठीक है? तो बात करते हैं अभिषेक से। तो सबसे पहले हम बात करूँ अभिषेक की, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि सबसे पहले सेंटर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही है इस बार एसएससी के एग्जाम्स में। तो बात करूँ कि सेंटर कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा था और वहाँ के स्टाफ और इन्विजिलेटर कैसे थे? थोड़ा इस सब के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। सबसे पहले थैंक यू आपको, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। अ, जैसे आपने बताया कि मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था, और सेंटर की बात करूं अगर, तो जैसे कि कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है। मेरे सेंटर पर भी था, सिस्टम क्रैश नहीं किया, पर हाँ, जो उनका स्टाफ था वो पिछले सेंटर की जितना कोऑपरेटिव नहीं था। जी, तो जैसा कि आप लोग ने सुना कि स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं था, ठीक है? जो कि टीसीएस एग्ज़ाम में टीसीएस के टाइम पे काफ़ी सही स्टाफ रहते थे, ठीक? अब बात करते हैं इनका अपने अगले क्वेश्चन की, कि लेवल ऑफ पेपर कैसा था? इन्होंने कितने अटेम्प्ट्स किए? ठीक है? चलिए। जैसे कि लेवल ऑफ एग्जाम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो भी रही है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जो पिछला एग्जाम था और इस एग्जाम में अगर आप कंपेयर करेंगे, तो दो सेक्शन पहले भी स्कोरिंग होते थे, और दो स्कोर सेक्शंस थे जो आप जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता था। तो वही सेम चीज़ अब अभी भी है। पहले इंग्लिश और रीजनिंग हाईली स्कोरिंग थी, अब रीजनिंग और मैथ हाईली स्कोरिंग है। इंग्लिश जैसे कि पिछली बार मैथ में 35 से 40 आप अच्छा स्कोर मान सकते थे, अब वो इंग्लिश में कर सकते हैं। जीएस पहले भी अनप्रिडिक्टेबल थी, अभी भी है। तो अ, अगर ओवरऑल एग्जाम के लेवल पे देखें तो बहुत बड़ा अंतर कोई नहीं है। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, कि इन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने किए? क्या इनका सीक्वेंस रहा पेपर को अटेम्प्ट करने का? और बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए अपने पेपर को? अ, मैंने लगभग 90 प्लस मेरे अटेम्प्ट हो गए थे। मेरा जो एग्ज़ाम सीक्वेंस है उसकी बात मैं करूँ, तो जो सबसे फेमस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तरीका है, जनरल लैंग्वेज और जीएस, इंग्लिश, और उसके बाद रीजनिंग और मैथ। मैं हमेशा से इसी पैटर्न पे देते आया हूँ। तो पर इस बार ये दिक्कत आई थी कि जो इंग्लिश है, अगर आप उसको शुरू में करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जो रीडिंग पोर्शन है वो काफ़ी लेंदी हो गया था। तो मैंने सिर्फ इतना चेंज किया है कि जो रीडिंग पोर्शन में पैराग्राफ और पीक्यूआरएस का सेक्शन है, उसको मैंने पीछे या लास्ट में अटेम्प्ट किया है। बाकी मैंने पैटर्न में कोई अपने चेंज नहीं किया, वैसे ही अटेम्प्ट किया। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अच्छा, अब जिन बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसा कि एसएससी का बदलता हुआ पैटर्न सबको दिख ही रहा है, तो क्या आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्हें अपना पैटर्न भी बदलना चाहिए, कि हमें सीक्वेंस बदलना चाहिए सेक्शंस को अटेम्प्ट करने के? जो पहले जीएस करते थे, क्या बाद में जीएस करना चाहिए? तो ऐसा कुछ आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि उनका स्कोर या बूस्ट हो सके, या फिर आप यही कहेंगे कि अभी आप अपने हिसाब से काम करिए ताकि उनके स्कोर अच्छे बनते रहें? मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने प्रैक्टिस किया है, जो मॉक में आपने अप्लाई करके देखा है, उस पे आप लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट मत करिए। बस आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो रीडिंग पोर्शन है, क्योंकि वो लेंदी आ रहा है, तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जीएस में जैसे आप टाइम लगा रहे थे, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट हाँ, वो स्कोरिंग अभी भी है। ठीक है। तो अब बात करते हैं सेक्शन वाइज़ की, इनके सेक्शन वाइज़ कैसे अटेम्प्ट रहे, क्या लेवल रहा सेक्शन का? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीज़निंग की। रीज़निंग में आप बताइए कि क्या कितने आपने अटेम्प्ट किए, कैसा लेवल रहा और बच्चों को क्या करना चाहिए रीज़निंग के लिए? रीजनिंग बहुत आसान है, पिछली बार से आप बराबर या उससे हल्का ही कहेंगे। बाकी मैंने लगभग क्या एग्जैक्ट 24 मैंने अटेम्प्ट किए थे। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो काफ़ी लेंदी बन रहा था, बस 24, और लगभग 12 मिनट में मेरी रीजनिंग हो गई थी। और बच्चों को रीज़निंग के लिए क्या करना चाहिए? मतलब कि क्या उनको अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि जो वो मॉक दे रहे हैं बस उसी पे उनको रिलाय रह के अपना स्कोर को बूस्ट करना चाहिए? नहीं, अब नया पढ़ने को उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप स्टेटमेंट वाला जो पिछले साल अगर कंपेयर करेंगे, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो पहले मेंस में आता था, प्री में आने लगा है। बाकी पिछले साल के जो क्वेश्चन थे सारे वैसे ही आ रहे हैं, तो रीजनिंग में कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, जो कि सबसे टफ लगता है बच्चों को, मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन कैसा रहा? कितने अटेम्प्ट हुए आपके? बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बताइए हमें। मैथ में अगर आप सही स्ट्रेटजी से काम करेंगे, तो वन गो में आप 20 18-20 सवाल पहली बार में आप कर लेंगे।
4-5 सवाल कैलकुलेटिव हैं, टाइम बचाकर अगर आप वापस आएँगे तो उसमें से भी आप 3-4 सवाल निकाल लेंगे। मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे, 1 मेरा छूटा था। जिसमें वो जो मैं छूटा था मैं बता दूँ कि उसको मैंने 3 बार किया था, बट हाँ, उसको आंसर में मैच नहीं कर पाया तो उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि बच्चे क्या करें? मैथ्स के लिए वो क्या अलग से प्रैक्टिस करें, कुछ नया ट्राई करें या फिर जो वो मॉक्स दे रहे हैं बस उसी पे अपना भरोसा दिखाएँ और अपने पेपर में आने वाले पेपर में अच्छा करने की कोशिश करें? जो उन्होंने पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लीजिए। अरिथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है मेंस में, सॉरी एग्जाम में, और जो एडवांस मैथ है उसके सवाल या तो डायरेक्ट आ रहे हैं या सिंपल आ रहे हैं। अगर कुछ करना ही है तो आप सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए 2-3 दिन में बस। और जैसे बीच में हवा चली थी कि अलग-अलग टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई मोंटी हॉल और पता नहीं कौन-कौन से टॉपिक नए आ गए थे, मेन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है एग्ज़ाम में? नहीं, मेरी शिफ्ट में जो मैथ आई थी वो हाईली प्रेडिक्टेबल थी, जो हमेशा से सारे एग्जाम में आ रही वही आई है, कुछ नया नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे डिफ़िकल्ट जो इस बार सेक्शन रहा है जीएस का, तो जीएस में इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? कितने इन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं? उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए अभिषेक जी। जीएस में लगभग 10 से 12 सवाल हैं जो अभी भी वन लाइनर टाइप में ही आ रहे हैं, लेकिन हाँ, जो बाकी 12-13 सवाल हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, जिसमें आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ेगा। और पिछली बार से इस बार करंट का वेटेज बढ़ा है, और जो आर्टिकल्स हैं और जो जहाँ से सेक्शन में ज़्यादा सवाल आते थे वहाँ से आज भी आ रहे हैं। अच्छा मतलब कि बच्चे स्टैटिक पढ़ें मतलब कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, डांस ये सब पढ़ें तो उन सब सब्जेक्ट को मतलब उन सब सेक्शन को पढ़ने से क्या उनका काम हो जाएगा कि कुछ उनको और एक्स्ट्रा एफर्ट भी देना पड़ेगा? आप आर्टिकल्स रिवाइज कर सकते हैं, आर्टिकल से सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है। और मैं बताऊँ तो बस यही जो आपने पढ़ा है उसी को आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि टाइम अब कम है, आप नए नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट मत करिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने आखिरी सेक्शन की ओर आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं जो हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश में भी सुना है पेपर टफ आ रहा है, उसका भी सेक्शन टफ आ रहा है। जो पहले आता था कि बच्चे 50 में 50 अटेम्प्ट कर लेते थे, अब बच्चे 50 में 50 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका क्या लेवल रहा उसका और इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए उसके बारे में थोड़ा-सा समझते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेरिएशन दिखाई दिया है। पहले लोग 10 से 12 मिनट में अच्छा स्कोर कर लेते थे इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पर अब टाइम लगेगा, क्योंकि जो रीडिंग का पोर्शन है वो लेंदी हुआ है, आपको वहाँ टाइम लगेगा। और फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब इनका वेटेज बढ़ा है। बाकी जो एरर डिटेक्शन है उसमें सेंटेंस लेंदी है, तो आपको 2 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा, आपको श्योर होने के लिए हाँ, यही गलती है इसमें। तो क्या बच्चे इंग्लिश के लिए पीवाईक्यूज़ पे रिलाय कर सकते हैं, उस पे भरोसा कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ अलग से एफर्ट्स देने हैं, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने हैं या फिर कहीं और से अपनी वोकैब तैयार करनी है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो वोकैब आपने पढ़ी है उसी को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि नई वोकैब पढ़ने का टाइम बचा नहीं है, और वो जो नया है वो सबके लिए नया है, तो वहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट लगभग बराबर ही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब मैं ओवरऑल आपसे पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें सेंटर पे कैसे जाना चाहिए? क्या उनको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? लास्ट टाइम में उन्हें क्या-क्या करना चाहिए? ओवरऑल व्यू बता दीजिए बच्चों को ताकि क्योंकि आप पहले भी मेंस दे चुके हैं, प्री क्लियर कर चुके हैं, तो बच्चों को इससे बहुत मदद मिल जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सेंटर पे पहले पहुँच के एंट्री पहले ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अंदर क्यूज़ मचता है तो उससे आप बच जाएँगे। और रही अगर आपको कि 2-3 दिन में क्या करना है, तो आर्टिकल्स रिवाइज़ कर लीजिए, वोकैब देख लीजिए, और एक इंग्लिश में फिक्स प्रीपोज़िशन और फ्रेज़ल वर्ब उनको रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे अभिषेक जी, इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया एग्ज़ाम को लेके। तो जो मतलब जो एक्सपीरियंस इन्होंने बताया अपने लिए मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी वो पसंद आया होगा और आप लोग उसको सोचेंगे, समझेंगे और उस पे काम करेंगे। अब लास्ट में से एक मैं सबसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इनको लग रही है और क्या बच्चों को सेफ अटेम्प्ट करना मतलब कितने क्वेश्चंस इनको बच्चों को सेफली अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन इस बार प्री में हो पाए? अ, देखिए, मैंने अभी पहले बताया था कि 2 सेक्शन अभी भी पहले भी स्कोरिंग थे, अभी भी हैं, तो आप कोशिश करिए कि मैथ और रीज़निंग में 90 प्लस स्कोर कर लें, और जीएस और इंग्लिश को मिला के आप अगर 60 प्लस स्कोर करते हैं, तो आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। और कट ऑफ कितनी रहेगी, तो पिछली बार इससे वैकेंसी भी ज़्यादा थी, इस बार कम है, और नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला भी चेंज हुआ है, तो कट ऑफ एग्ज़ैक्टली प्रेडिक्ट करना तो कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले साल के आस-पास ही कट ऑफ रहेगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभिषेक जी ने बहुत ही अच्छा चीज़ें बताई जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मतलब बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं।
तो लास्ट में मैं जाते-जाते यही कहना चाहूँगा कि आप लोग को अपना पैनिक नहीं करना है, बस एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हुए अपना आपको माइंड मेकअप करके रखना है कि हाँ, एग्ज़ाम गड़बड़ हो सकता है, वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, सर्वर डाउन हो सकता है, तो उसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। आपका एग्ज़ाम अगर गड़बड़ होता है, तो वापस आते ही आप एसएससी को मेल करिए, अपना मतलब आपकी तरफ से जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल आप चीज़ कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश करिए, ताकि एसएससी तक भी हम अपनी बात पहुँचा पाएँ और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि थोड़ा हम लोग कुछ भी अपनी तरफ से सुधार कर पाएँ, ताकि बच्चों को भी और मदद मिल पाए। ठीक है? तो वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप लोग को अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक इसको भी शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।